आज हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और अधिक से अधिक शेयर करें। तो बात आती, कई बार ये पूछा जाता है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है। तो हमने 3 ग्लोब बनाए। ये हमारी अक्षांश रेखा है, ये हमारी देशांतर रेखा है, और ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं का एक समूह है जो हमारे ग्लोब पर दर्शाया जाता है। अब बात आती, कई बार पूछा जाता है कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं में अंतर क्या है। अक्षांश रेखाएं समांतर दूरी पर हैं और देशांतर रेखाएं समांतर दूरी पर नहीं है। अक्षांश रेखाएं जो हैं वो आपकी पश्चिम से पूरब दिशा में खींची जाती हैं, पश्चिम से पूरब की दिशा में खींची जाती हैं। ये उत्तर से दक्षिण की दिशा में खींची जाती हैं। अक्षांश रेखाएं पूरे ग्लोब को बराबर अंतराल से विभक्त करती हैं। देशांतर रेखाएं समय को विभक्त करती हैं और ये एक समांतर दूरी पर नहीं होती हैं। अब बात आती है, तो सबसे पहले हम लोग अक्षांश रेखाएं देखेंगे, उसके बाद देशांतर रेखाएं देखेंगे, फिर उन दोनों की ग्लोब पर स्थिति देखेंगे कि ग्लोब पर स्थिति क्या है। इस प्रक्रिया को समझेंगे, उसके आगे चलते हैं। तो बात आती है, सबसे पहले आपने देखा होगा जैसे जीरो अक्षांश रेखा सबसे बृहद अक्षांश रेखा मानी जाती है। सबसे बृहद अक्षांश रेखा मतलब इससे बड़ी कोई अक्षांश रेखा नहीं। अगर वो आपसे पहला क्वेश्चन पूछता है सबसे बृहद अक्षांश रेखा कौन सी है, तो वो जीरो अक्षांश रेखा है, और इसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से ही जाना जाता है। इसे जीरो अक्षांश जो हमने लिखा भी है, देखो ये लिखा है, इसे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या जीरो अक्षांश रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अब ये प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी। तो ये सभी हमारी अक्षांश रेखाएं हैं जो इस ग्लोब पर इधर से इधर बनी हुई हैं। इस तरीके से जो रेखाएं खींची हुई हैं वो सभी हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। और ये अक्षांश रेखाओं की संख्या अगर कभी पूछता है तो 90 इसका बिंदु है। 89 अगर हम बात करते हैं तो 89 प्लस 89 और 0 भी जोड़ लिया जाए, इसे भी जोड़ लिया जाए, और एक तो हमारी रेखाएं हो गई 179। ये रेखाएं हो गई हमारी, अगर बात करते हैं तो 179 रेखाएं। अब बात आती है, अगर वो आपसे कभी भी पूछता है कि कुल रेखाएं कितनी हैं, अगर सब जोड़ लिया जाए, इस बिंदु को भी जोड़ लिया जाए, तो हमारे पास 181 है। कौन सी? 90 प्लस 90 और एक जीरो अक्षांश बराबर 181 है। ये हमारी अक्षांश रेखा है। सबसे पहले हम अक्षांश रेखा पूछते हैं। अगर वो हमारे अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछे भूमध्य रेखा सहित, अगर भूमध्य रेखा सहित नहीं पूछेगा तो 180 है, भूमध्य रेखा सहित पूछे तो आ जाएंगे 181। इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखिए। और अगर वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को छोड़ देता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को छोड़ देता है, तो रेखाओं की संख्या हो जाएगी 89 प्लस 89 प्लस 1 बराबर 79। ये रेखाएं हो जाएंगी। एक जो है वो हमारी जो है वो जीरो अक्षांश रेखा, इसे जीरो नाम दिया गया है। जैसे हम लोग कहें 1 से लेकर 10 तक 10 गिनती होंगी, अगर जीरो भी सम्मिलित कर दिया जाए तो 11 हो जाएंगे। वही स्थिति यहाँ पर है। तो यहाँ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को छोड़कर तो रेखाओं की संख्या, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को छोड़कर भूमध्य रेखा सहित कितनी है, तो 89 मतलब सॉरी 179, और उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव और भूमध्य रेखा सहित जो है वो आपकी 181 रेखा है। इसे आप बहुत अच्छे से याद रखिए। अब बात क्या आती है वो बात देखते हैं। तो यहाँ पर सारे 23 अंश, ये जैसे ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो आपका उत्तरी गोलार्ध है, नीचे वाला जो हिस्सा है वो आपका दक्षिणी गोलार्ध है, जिसमें सारे 23 अंश पर कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में, कई बार पूछा था कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध पर
23.5 अंश पर है। उसके बाद 60.5 उत्तरी गोलार्ध में ही अंटार्कटिका व्रत है, आर्किड व्रत है, सॉरी आर्किड व्रत है, नीचे अंटार्कटिका व्रत है। इस बात को बहुत अच्छे से आप याद रखिए। तो ये रेखाओं की संख्या क्लियर होगी, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, ये भी क्लियर हो गया, यही पूछा जाता है। अब बात आती है भूमध्य रेखा जो है वो 0 अक्षांश माना गया है। अगर वो 0 अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं तो भूमध्य रेखा कहते हैं। ये प्रक्रिया हमारी पूरी होगी। अब बात करते हैं अक्षांश, इस पे ग्लोब पे चलेंगे, उसके बाद आगे वाली स्थिति को देखेंगे, फिर इसके सम्मिलित क्वेश्चन भी करेंगे। अब बात आती है हमारी देशांतर रेखा, इसकी बात आती है, देशांतर रेखाओं की बात आती है। तो हम लोग देशांतर रेखा का मुख्य उद्देश्य होता है समय का विभाजन करना, समय का विभाजन करना। जो हमारे भारतीय समय है, हर देश का समय होता है, उस समय को जो निर्धारित किया जाता है वो देशांतर रेखाओं पर ही निर्धारित किया जाता है। तो बात आती है देशांतर रेखाओं की, तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या होती है 360, इसमें 180 प्लस 180, 180 पश्चिम और 180 पूरब। जो हमारी रेखाएं खींची गई हैं वो आपको दिखाई दे रही होंगी यहाँ पे। ये सभी रेखाएं जो हैं वो हमारी जो हैं वो देशांतर रेखाएं, इस ग्लोब पर भी जो खींची गई हैं वो सभी हमारी कौन सी देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव में मिलाती हैं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव में मिलाती हैं, उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाएं जो हैं वो 24 समय जोनों में बांटी गई हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि देशांतर रेखा जो है वो सभी देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा के बराबर होती हैं। अब बात आती है सभी बृहद्वृत्त में होती हैं रेखाएं, सभी बृहद्वृत्त में होती है, लेकिन समांतर दूरी पर नहीं होती। जैसे एक रेखा के बाद एक रेखा, एक रेखा के बाद एक रेखा नहीं होती है। अब एक क्वेश्चन आता है उसे और बता दें, जैसे दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, कई बार पेपरों में भी आता है, इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, कई बार पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है वो। अगर आपसे कभी पूछता है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप कोई जानता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताए कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है। कई बार पेपर में भी पूछा गया है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। ये बात याद रखना, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। इस बात को आप अच्छे से याद रखिए। अब हम आगे की बात देखते हैं, देखिए आप, तो इसे आप बहुत अच्छे से याद रखिए। हम लोग देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे। देशांतर रेखाओं की पूर्वी आई है हमारी, और देशांतर रेखाएं 24 समय जोनों में बांटी गई। तो इसे मिटाते हैं, और जो हमारी जीरो है इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इस पर हम आपको समझाएंगे। यह रेखा जो है प्रधान मध्यांश रेखा या आपकी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो हम देशांतर रेखाओं को पढ़ेंगे। कुल देशांतर रेखाओं की जो संख्या है, कुल देशांतर रेखाओं की जो संख्या है वो 360 है, और इससे 24 कह सकते हैं हम लोग। पृथ्वी जो है वो अपना चक्कर 24 घंटों में लगाती है। जब 24 का भाग देंगे तो 15 आएगा, तो 15 देशांतर 1 घंटे में जाता है। 15 देशांतर दूरी 1 घंटे में तय हो जाती है। तो 1 घंटे की बात करते हैं हम लोग, ये हमारे घंटे हैं और ये हमारी देशांतर हैं। तो हम 1 घंटे में मिनट 60 होते हैं, तो 15 देशांतर में जो दूरी तय होगी, 15 देशांतर में जो समय लगेगा वो 4 मिनट लगेगा। तो 15 देशांतर में जो समय लगेगा वो 1 घंटा लगेगा। 15 देशांतर में जो समय लगेगा 1 घंटे बराबर हो गया, 1 घंटे बराबर हो गया आपका। 1 घंटे में आया
क्यों ऊपर 360 नीचे 24 घंटे में पृथ्वी चक्कर लगाती, तो 1 घंटे बराबर 15 देशांतर, 1 घंटे में मिनट 60 होते हैं। तो एक देशांतर को पार करने में समय, एक देशांतर को पार करने में समय जो है वो 4 मिनट लगता है। अगर तुमसे दो देशांतरों या कह सकते हैं दो देशांतरों के बीच की दूरी जो होती है या एक देशांतर पार करने में समय कितना लगता है, तो एक देशांतर को पार करने में समय 4 मिनट लगता है। अब बात आती है, कई बार पेपरों में पूछा जाता है और कई बार क्वेश्चन भी आता है और ये कहा भी जाता है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे बताते हैं, जैसे अगर वो आपसे पूछे एक देशांतर में कितना समय लगता है, तो एक देशांतर में समय 4 मिनट लगता है। तो 360 देशांतर में कितना समय लगेगा, तो 360 देशांतर में जो समय लगेगा वो लगेगा हमारा 1440 मिनट। 1440 मिनट में अगर हम लोग घंटे बनाएंगे, 60 का भाग देंगे तो हमारा 24 बार जाएगा। मिनट को घंटा बनाने के लिए हम लोग जब 60 का भाग लेंगे, तो 0 ये गया आपका 2 बार, अब जाएगा आपका 4 बार, तो समय आया कितने, 24 घंटे। अब बात आती है हमारी विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे जो कई बार पेपरों में भी पूछी जाती है और कई बार आया हुआ भी क्वेश्चन है। तो हमारी बात आती है, देखते हैं हम सबसे पहले इसे समझते हैं। एक आया था अफ्रीका महाद्वीप में घनी खाड़ी पड़ती है, वहां पर आपकी अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का मिलान होता है और ये रेखा जो हमारी उत्तर से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है इसे प्रधान मध्यांश रेखा या समय रेखा जो होती है, जहाँ से समय निर्धारित होता है उस रेखा को प्रधान मध्यांश रेखा कहते हैं। ये 0 देशांतर रेखा है, 0 देशांतर रेखा को प्रधान मध्यांश रेखा कहते हैं, जो समय का विभाजन करती है। यहाँ से समय डिसाइड होता है। अगर हम यहाँ से पश्चिम की ओर जाएंगे, अगर हम यहाँ से पश्चिम की ओर जाएंगे तो हमारा एक दिन बढ़ जाएगा। अगर यहाँ से हम पूरब की तरफ जाएंगे तो एक दिन घट जाएगा, एक दिन माइनस में हो जाएगा। जैसे अगर तारीख 10 है, अगर इधर जाएंगे तो 9 होगी और इधर जाएंगे तो 11 हो जाएगी। इस तारीख का मतलब यहाँ से ही होता है, ये प्रधान मध्यांश रेखा से ही होती है। अब बात आती है कि वाशिंगटन डीसी में जो बैठक होती है 22 अक्टूबर 1884 में जब बैठक हुई और बैठक में ये निर्धारित किया गया कि ग्रीन जो आपका समय है वो लंदन के ग्रीनविच मीन टाइम GMT से निर्धारित किया जाएगा। GMT लंदन में आपकी रॉयल वेधशाला है जिसे GMT के पास ही बोलते हैं, रॉयल वेधशाला से ही GMT ग्रीनविच मीन टाइम निर्धारित किया गया। वहाँ से लंदन पड़ता, यहाँ से ही सभी देशों का समय निर्धारित किया गया। इसके आसपास के जो देश हैं वो भी इसी समय को मान लेते हैं। कई बार एक पेपर में पूछा गया, तो ये रॉयल वेधशाला है, GMT से समय निर्धारित होता है, तो ये कहा जाता है कि 5.5 घंटा आगे हैं GMT से, हम तो आगे हैं 5.5 घंटा GMT से हम आगे हैं। अब बात आती है, अगर हम इससे इधर जाएंगे तो 180 देशांतर पड़ेंगे और इधर से इधर जाएंगे तो 180 देशांतर पड़ेंगे। इधर की जितनी रेखाएं हैं सभी पूर्वी देशांतर के नाम से जानी जाती हैं और इधर की जितनी रेखाएं हैं उसे पश्चिमी देशांतर के नाम से जाना जाता है। जैसे भारत का जो मानक समय है वो लिया गया है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत का जो मानक समय है वो आपके इलाहाबाद के नैनीत से लिया गया है और जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, जिसे हम लोग लिखते हैं 82 से 1/2 डिग्री भी लिख सकते हैं। और ये देशांतर है, इसमें हम जब 4 अभी हमने लिखा था, एक देशांतर को पार करने में
जो समय है, एक देशांतर बराबर जो समय है वो 4 मिनट है। तो इसे जो हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 165/2 और 4 मिनट का जब गुणा करेंगे तो आया 330 मिनट। 330 मिनट का अर्थ होता है 5.5 घंटा। 5.5 घंटा जो आगे हैं हम GMT से आगे हैं, ये बात आप याद रखिए। बात आती कई बार पेपर में भी क्वेश्चन आता है कि जो अंतरराष्ट्रीय तित रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे प्रधान मध्यांश रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से ही समय निर्धारित हुआ है सभी देशों का। ये रेखा कहाँ पर मिलती है, तो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में गिनी खाड़ी में। ग्रीनविच मीन टाइम जो है, या कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय तित रेखा कहाँ से गुजरती है, तो ये लंदन से गुजरती है। लंदन में ही रॉयल वेधशाला है जहाँ से सभी देशों का समय निर्धारित हुआ है। इस बात को आप याद रखिए। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो देशांतर रेखाएं हैं वो कोणार्क दूरी को निर्धारित करती हैं, और जो कोणार्क दूरी होती है वही देशांतर रेखा भी कहलाती हैं। तो आप इससे याद आया होगा आपको समय, और याद रखिए आप समय, ये कई बार पेपर में पूछा जाता है कि भारत GMT से कितना आगे, 5.5 घंटा आगे। और ये जो स्थापित हुई थी ये आपके 22 अक्टूबर 1984 वॉशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में जब बैठक हुई थी, उस बैठक में कहा गया था कि लंदन की रॉयल वेधशाला में समय निर्धारित होगा सभी देशों का। और याद रखना कि पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर 180 और 180 के बीच जो समय है, अंतराल है, वो 24 घंटे का है। कितने का अंतराल है? 24 घंटे का। इसे आप याद रखना। पृथ्वी जब घूर्ण गति करती है तभी समय का निर्धारण होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसका डिस्कशन पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे क्या कैसे क्या है उसके बारे में। थैंक यू।